इंट्रो प्लस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंट्रो प्लस के इस प्लेटफॉर्म पे टीचिंग के साथ साथ हम कुछ समाज में, राष्ट्र में होने वाले जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों के साथ भी अवगत कराते रहते हैं, ताकि हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, उनको समाज में जो चीजें हो रही है अद्यतन उसकी जानकारी मिलती रहे और वो उसका लाभ। तो ऐसा ही एक परिवर्तन हमारे देश में हुआ है जो अभी मीडिया के अंदर चल रहा है। CAA का बात कर रहा हूं मैं, मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आए हुए तो 3-4-5 महीने हो गए, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। शाहीन बाग वाली घटना तो आपको याद होगी। तो सरकार उस वक्त बैकफुट पे आ गई और सरकार ने उस वक्त इसको पोस्टपोन्ड कर दिया, लागू करना स्थगित कर दिया। सरकार ने सोचा कि जैसे ही स्थितियां पुनः उनके कंट्रोल में होगी, नियंत्रण में होगी, तो इसे CAA मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम को पुनः लागू किया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम अपने पुराना वाला जो नागरिकता अधिनियम है संभवतः 1955 में जो बना है, उसके जो प्रावधान है उनके प्रावधानों को अद्यतन करके, उनके प्रावधानों को आज के समय के अनुसार प्रसंगानुकूल, समयानुकूल करके उनको फ्लेक्सिबल, उनको लोचशील बना के विदेश से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने से संबंधित है। तो इसको लेके क्या कहते हैं, भारत में कुछ लोगों को समस्याएं थी, कुछ लोगों को जानकारियां थी नहीं, या आधी अधूरी जानकारियां थी, भ्रामक थी। सोशल मीडिया के अंदर जानकारियों का कोई ऑथेंटिक सोर्स तो होता नहीं है, चलती रहती है और लोग अपने आप ही ग्रुप बना के इस तरह से मतलब एक मैनिपुलेशन किया जाता है वोट बैंक के खातिर। तो सबसे पहले अपन ये पूरा आज का जो परिवर्तन ये हुआ है इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाना चाहूंगा, या थोड़ा सा आपका समय लूंगा कि भाई ये CAA अपने पास पहले ही था। भाई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाने की क्या जरूरत थी? जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसका चैप्टर 4 है शायद, संभवतः मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन संभवतः जहां तक मुझे याद आ रहा चैप्टर 4 है, वो चैप्टर 4 नागरिकता से रिलेटेड है। और नागरिकता से रिलेटेड है तो अपना नागरिकता कानून भी बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे शरणार्थियों को जो अपने देश के नहीं है, विदेशी हैं, ऐसो को देने के लिए हमें इस अपने नागरिकता के जो अधिनियम है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता क्या पड़े? तो इसके पीछे बहुत बड़ी रिलीजियस, एथनिक या नृजातीय इतिहास है दोस्तों। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पूरा जम्बू द्वीप, अपन कहते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत। तो हम जब इस प्रकार की बात करते हैं कि जम्बू द्वीप उस वक्त जब हमारा था, अखंड राष्ट्र या अखंड भारत की संकल्पना हम जब देखते हैं, तो इस अखंड भारत में आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार ये था। जैसे आप महाभारत के काल के अंदर जाइए, महाभारत के काल के अंदर जो गांधारी है, गांधारी कंधार देश की रहने, जिसको महाभारत में गांधार प्रदेश कहा जाता था, जहां का मामा शकुनी था, तो वो कंधार जो प्रदेश था वो आज का अफगानिस्तान में स्थित कौन सा कंधार देश है। तो महाभारत काल के प्रमाण तक हमें मिलते हैं कि अफगानिस्तान से लेके म्यांमार या बर्मा तक मतलब अपना भारतवर्ष फैला हुआ था। तो अब ये देखिए अफगानिस्तान लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा नक्शा मैं अच्छा तरीके से, ड्राइंग मेरी खराब है तो आप इसे भारत समझ लीजिए थोड़ी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो आ जाते हैं अपने जम्बू द्वीप के ऊपर। महाभारत काल या प्राचीन काल में जो पूरा भारत का नक्शा था कुछ ऐसा दिखाई देता था, जिसके अंदर आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, बर्मा था। तो समय के साथ इस भारत के नक्शे में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे अरब आक्रांता इस जम्बू द्वीप की तरफ आए, भारतवर्ष की तरफ आए, तो उन्होंने किसी भी कारण से ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर धार्मिक स्तर पे डेमोग्राफी या जनसंख्या को काफी चेंज कर दिया। तो ऐसी स्थिति में यह भारतवर्ष के जो मूल निवासी थे, सनातन धर्म को मानने वाले थे या वैदिक धर्म को मानने वाले थे, या वैदिक धर्म की ही विभिन्न शाखाएं, जिन्हें हम जैन कह सकते हैं, बौद्ध कह सकते हैं, पारसी है, ईसाई है, तो इस तरह की जो मानने वाले थे, तो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और वो अपने ही देश में अर्थात अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारतवर्ष में उनकी संख्या सीमित होने लग गई। उनके ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होने लगे। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और
इनके अंदर बांग्लादेश हुआ है, म्यांमार हुआ है, तो यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर बलात्कार होते हैं, उनकी बहू बेटियों को जबरन अगवा कर लिया जाता है, जैसा कि खबरों के अंदर चलता है। इसके बावजूद अपने को भारत से बाहर जाने की जरूरत नहीं। कश्मीर से बहुत लोग डिस्प्लेस हुए हैं, कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस हुए, केरला से बहुत डिस्प्लेस हुए हैं। तो ऐसे किसी प्रजातीय हिंसा से पीड़ित लोगों को मतलब उनकी समस्या का समाधान करना भी अपनी भारत की सरकार का दायित्व है। उसकी मतलब प्रॉब्लम्स को, उनके आने वाले चैलेंज को एड्रेस करना भी भारत सरकार का दायित्व है। अब तक ऐसी कोई भी मतलब सॉलिड पॉलिसी थी नहीं सरकार के पास कि भाई जो डिस्प्लेस हुए हैं पर्सन है या कहीं से निर्वासित होकर आए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपन किस तरह मैनेज करें, तो इस विषय में कोई बहुत सॉलिड पॉलिसी या ठोस पॉलिसी थी नहीं। तो उसके लिए अब ये CAA लाया गया है। तो समस्या क्या हुई, अफगानिस्तान में जैसे जैसे अत्याचार बढ़ने लगा अल्पसंख्यकों के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे ये भारत के अंदर आके शिफ्ट होने लग गए। इधर बांग्लादेश और म्यांमार में क्या हुआ, यहाँ से भी क्या कहते हैं, ये तो पूरा इस्लामिक कंट्री है। बर्मा म्यांमार में भी अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रजाति हिंसा से मुस्लिम शिकार हुए और यहाँ पे नॉन मुस्लिम शिकार हुए। तो यहाँ से मुस्लिम जो क्या कहते हैं विराथू और क्या कहते हैं यहाँ पे हिंसा हुई थी, वो धीरे धीरे इस एरिया के अंदर म्यांमार से रोहिंग्या इंडिया के अंदर घुसने लगे इस वाया से होकर, और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगे, और अब तक तो यहाँ पे कश्मीर में भी आ चुके हैं। और ऐसा सरकारी आंकड़े बताते हैं या जो ऑथेंटिक टीवी न्यूज चैनल्स वगैरह बताते हैं कि अब उनके पास क्या कहते हैं अपना आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, या नागरिकता जो प्रमाण है वो लगभग सभी उनके पास है। उनको मतलब डिफ्रेंशिएट करना या उन्हें मतलब अलग से आइडेंटिफाई करना अब सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए CAA लाया गया, क्योंकि अब जैसे ये घुस तो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, अब तो भारत मतलब बहुत ही मतलब दिलेर राष्ट्र रहा है, बहुत ही दयालु राष्ट्र रहा है। इतिहास में भी बहुत सारा मामला है अपना कि भाई मतलब न्यूजीलैंड है और यूरोप तक के क्या कहते हैं यहाँ पे आए थे शरणार्थी शरण लेने के लिए, जब वहां पे यूरोप के अंदर मिडिल हिस्ट्री के अंदर जब वहां पे रिनेंसा हो रहा था, विश्व युद्ध चल रहे थे, तो इस प्रकार का जब हो रहा था तो बहुत सारे राष्ट्र वाले जो राष्ट्राध्यक्ष भाग के यहाँ पे आए थे, कोई यहाँ पे उतरता था, कोई इधर उतरता था, तो यहाँ के जो रहने वाले छोटे छोटे राजा थे तो वो उनको शरण दे दिया करते थे। यहूदी है तो यहूदी भी क्या कहते हैं भारत के अंदर शरण पाए हुए हैं। मतलब विश्व का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहाँ पे मतलब हमारे देश में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे मतलब भेदभाव किया जाता शरण देने के अंदर। यहाँ पे पारसी रहे हैं, पारसियों की संख्या ईरान के अंदर एक समय में न जाने क्या थी, आज क्या कहते हैं वहां से समाप्त हो गए। लेकिन भारत सरकार की सहिष्णु नीतियों के कारण, टॉलरेंस नीतियों के कारण पारसी आज भी हमारे समाज के अंदर आराम से निर्भीक होकर सिक्योरिटी के साथ रह रहे हैं। रतन टाटा पारसी समाज से ही बिलोंग करते हैं, आज उनकी भारत के अंदर GDP के अंदर कितना योगदान है। बहुत सारे यहूदी हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं, जूज, इजरायली जिनको हम बोलते हैं। लेकिन इस तरह अगर कोई कंट्रीब्यूशन देना चाहे तो वो बात अलग है। लेकिन जब यही बाहर से आने वाले व्यक्ति जो यहाँ के मूल निवासी हैं या स्थानीय निवासी है, उनके संसाधनों को ऊपर दबाव डालने लगे, यहाँ की इकोनॉमी के ऊपर दबाव बनाने लगे, या यहाँ के जो संसाधन है उनका दोहन करने लगे, तो हमारे राष्ट्र की इकोनॉमी, हमारे राष्ट्र की GDP, हमारे राष्ट्र के रोजगार के लिए और हमारे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए और राष्ट्र की समृद्धि के लिए ये चीजें खतरा बन जाए। अब इधर से ये आ रहे हैं और इधर से ये आ रहे हैं, तो ये पूरी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने विचार किया कि भाई ये वस्तु स्थिति में समस्या क्या है। तो काफी विचार करने के बाद सरकार ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये समस्या है, एथनिक समस्या है, सामुदायिक स्तर की समस्या है, यह कोई राष्ट्र की स्तर की समस्या नहीं है। तो उन्होंने, सरकार ने ऐसा पाया कि ये समस्या के दो पहलू हैं, एक पहलू तो है मुस्लिम और दूसरा है नॉन मुस्लिम। उन्होंने, सरकार ने देखा कि ये जितने भी इस्लामिक राष्ट्र बनते जा रहे हैं धीरे धीरे उसमें कोई भी उसके बाद नॉन मुस्लिम कोई भी हो, हिंदू की बात नहीं हो रही, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, या चाहे कोई भी हो, तो वो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं और वो भाग के यहाँ पे आ जाते हैं।
तो भारत वैसे ही सेकुलर राष्ट्र रहा है, ठीक है, और शरणार्थी को शरण देना भी भारत का कर्तव्य रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन लोगों को जो धार्मिक हिंसा से पीड़ित है, धार्मिक हिंसा से पीड़ित जो लोग हैं उनको शरण देने के लिए और इस तरह के जो ये इस्लामिक कंट्री से जो इस्लामिक या मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग शरण लेने के लिए आए हैं उनको वापस उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए ये पूरा लेके आए हैं। लेकिन भारत में माहौल कुछ और बनाया जा रहा था कि भी इनको नागरिकता देने से और इनको चिन्हित करने से और इन दोनों के मामले को नियमित करने से, रेगुलेट करने से, नियंत्रित करने से हमारे भारत में समुदाय विशेष को ऐसा लगता था कि हमारी नागरिकता पर खतरा है। अब न जाने कौन से हिसाब से खतरा है, उनके पीछे जो ये इनसिक्योरिटी, ये फियर को जो पंप किया है जिन लोगों ने, उन्होंने किस हिसाब से क्या कानून बताया, उसके विषय में मैं टिप्पणी करने की अधिकारिता नहीं रखना। एज ए टीचर मैं अपनी सीमाएं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो अब ये आ गया है भारतवर्ष के अंदर CAA NRC। अब CAA NRC क्या करेगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा से 31 दिसंबर 2014। अब हम इसके प्रावधान बता देते हैं कुछ आपको। 31 दिसंबर 2014 को 31 दिसंबर 2014 को या 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार से आया हुआ कोई हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, अगर कोई भी इस समुदाय से रखने वाला नॉन मुस्लिम व्यक्ति भारत में एंटर किया है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन नागरिकता देने का मतलब ऐसे नहीं है कि नागरिकता मिल रही है कहीं पे और भंडारे की तरह जाके बोला कि हमें भी दे दो, ऐसे नहीं है। उसके लिए सरकार ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हैं कि भाई आप इन कसौटियों पे खरे उतरते हैं, इन मतलब कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो इन दैट कंडीशन वी विल ग्रांट यू सिटीजनशिप। तो इसकी सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि या तो आप हिंदू होने चाहिए, या सिख होने चाहिए, या बुद्धिस्ट होने चाहिए, चाहे जैन होने चाहिए, या पारसी होने चाहिए, या फिर क्रिश्चियन होने चाहिए। और कहां से होने चाहिए? या तो अफगानिस्तान से होने चाहिए, बांग्लादेश से होने चाहिए, या पाकिस्तान से होने। तो आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, आपकी पहली शर्त पूरी हो जाएगी भारत की नागरिकता लेने की। दूसरी शर्त क्या है कि आप 31 दिसंबर 2024 या इससे पहले भारत के अंदर घुस गए हो। किसके कारण? किसी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन या धार्मिक उन्माद के कारण हिंसा का शिकार होके आप 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत के सीमाओं के अंदर, भारत की प्रीमाइस, भारत के कैंपस के अंदर आप घुस चुके हो। इसके अलावा आपको एक और चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि आप पिछले 5 साल से भारत के अंदर निवास कर रहे हैं। यह भी आपको डिमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, यह भी प्रूफ देना पड़ेगा, यह भी प्रूफ देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये सरकार को बताना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे, एविडेंस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम ये इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में हम ये 6 ग्रुप या 5 ग्रुप जो सरकार ने मतलब डिसाइड किए हैं उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और हम 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हम पिछले 5 साल से भारत में ही रह रहे हैं और हम इस राष्ट्र के अंदर पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान है, बर्मा है या अफगानिस्तान में किसी मतलब सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए हैं। ये चीज भी उनको सांप्रदायिक मतलब हिंसा का शिकार होने का भी प्रमाण उनको देना पड़ेगा जो आदमी भारत की नागरिकता लेना चाहता है। इसके अलावा जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी भाषाएं दी गई है उसमें से कोई भी एक भाषा बोलने का उसका नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखो भाषा तो लगभग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार की कुछ मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा उनमें परिवर्तन नहीं है। एक ही मतलब लैंग्वेज ग्रुप का है, मतलब ये मतलब इंडो आर्यन जिसको शायद बोलते हैं भाषा विज्ञान के अंदर, इंडो लैंग्वेज ग्रुप का ही क्या कहते हैं, ये सभी भाषाएं। तो अपने संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषा है उन भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का उनका नॉलेज होना चाहिए। तो ये अगर आप कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आप नागरिकता के हकदार हो। इसके अलावा भी फाइनल डिसीजन सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हो रहा है, आज जैसे सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है तो विरोध क्यों हो रहा है, इसके मोटे मोटे प्रावधान क्या है, लेकिन इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी आज प्रोटेस्ट है या प्रोटेस्ट के कुछ बिंदु थे जो
पिछला प्रोटेस्ट हो रहा था, विरोध हो रहा था या धरना प्रदर्शन हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, लोग अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करने में लगे हुए, तो इसके पीछे भी अपने को एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भी ऐसा क्यों हो रहा था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि भी सीएए आने से, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आने से, भारत का जो मौजूदा नागरिकता अधिनियम है उसमें परिवर्तन होने से, उसमें लोचशीलता आने से, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आने से हमारी नागरिकता या हमारा जो करंट स्टैंडर्ड है उसको एडवर्सली इम्पैक्ट होगा या वो बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा या हमें किसी न किसी तरह से नुकसान हो जाएगा। तो लोग सबसे पहले तो ये कहते हैं कि मतलब ये एक तरह का मुस्लिमों के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है, मुस्लिमों के अगेंस्ट में मतलब एक तरह का भेदभाव है। दूसरा, भारत का जो सेक्युलर नेचर है उसका ये विरोध करता है, लेकिन सरकार ये बोल रही है कि भी ये सेक्युलर नेचर का विरोध नहीं करता है, क्योंकि सरकार मतलब संविधान के अंदर ही ये दिया गया है कि सरकार किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, राज्य के स्तर पे हो, प्रांत के स्तर पे हो या धर्म के स्तर पे हो, तो किसी भी प्रकार के ग्रुप अगर क्या कहते हैं किसी भी तरह पीड़ित है या शोषित है या वंचित है, तो ऐसे वंचित वर्गों के हितों में सरकार के पास ये पावर है कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके कल्याण के लिए कोई भी जरूरी प्रावधान बना सकती है, कोई पॉलिसी बना सकती है। तो सरकार बोलती है कि हमने जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते ही, कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब सम्मान करते हुए ये सीएए का हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो लेकिन लोग बोलते हैं कि इसके अंदर मुस्लिम रिफ्यूजी है, तो मुस्लिम रिफ्यूजीज भले वो कोई सी भी कंट्री से आए हो, चाहे जैसे आपको बता रहे थे बर्मा से भाग के क्या कहते हैं बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम आए थे, तो उनको भारत में नागरिकता नहीं दी जा रही है, उनको सिर्फ जो तदर्थ पॉलिसी है, जो अपना स्टेटस क्वो है, यथास्थितिवाद है कि अगर कोई मुस्लिम अगर भारत में भाग के आया है नागरिकता लेने के लिए तो उसके लिए यथास्थितिवाद है कि एज ए मतलब ह्यूमन राइट के मतलब अनुसार कोई भी अगर मुस्लिम आया है तो हम उसको नागरिकता नहीं देंगे, लेकिन वो भारत में आराम से रुक सकता है। मानवाधिकार के आधार पे हम उसे भोजन है, रहने की व्यवस्था जितना भी हमसे भारत सरकार से, भारत के नागरिकों से होगा वो हम उनको उपलब्ध करवाएंगे। तो कुछ लोगों को बोलना है कि भाई यहाँ से नॉन मुस्लिम आ रहे हो उनको तो आप करवा रहे हो, भाई नॉन मुस्लिम आ रहे हैं तो उनको तो आप करवा रहे हो, लेकिन जो मुस्लिम है उनको नहीं करवा रहे हो। तो और दूसरी जगह सरकार ये तर्क बोलती है कि हमने कानूनी नॉन मुस्लिम के लिए बनाया है। देखो मुस्लिमों के लिए भी बनाएंगे वो बात अलग है, उनके लिए जो आवश्यक होगा वहां पे बनाएंगे। यहाँ पे जो नॉन मुस्लिमों के लिए जो चीज आवश्यक है हम उसके लिए बना रहे हैं और उनके लिए बना रहे हैं, तो हम सिर्फ नॉन मुस्लिम की ही बात करेंगे। तो देखो वो तर्क अलग अलग है, वो कानून नहीं है, कानून नहीं है जिसकी हम बात करते नहीं है, क्योंकि मतलब अदालत है या क्या कहते हैं सरकार है वो ठोस तथ्यों, फैक्ट है और फिगर्स के आधार पे चलती है, तर्कों या क्या कहते हैं बहसबाजी के आधार पे चलती नहीं। दूसरा, इसमें वापस यही बताया गया है कि यहाँ पे जैसे ये इस्लामिक राष्ट्र है तो इनसे नॉन इंक्लूसिव बन के इनको समावेशित नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ से आने वाले जो नॉन मुस्लिम है उनको तो ले लिया है लेकिन मुसलमानों को नहीं लिया है, ठीक। अगला वाला सबसे बड़ा मामला है रोहिंग्या वाला। कभी अब रोहिंग्या को बोले सरकार जैसे वो दे लेकिन अगर नागरिकता दे तो ये जहां तक ये पूरा जैसे मामला था ना ये जम्बू द्वीप वाला, तो ये पूरा का पूरा ही मामला ब्रिटिश काल में भी ऐसा का ऐसा ही था। बाद में तो ये सुगोलो की संधि हुई रही है, बांग्लादेश अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, ये अफगानिस्तान अलग हुआ, तो ये तो सब ब्रिटिश पीरियड के अंदर क्या कहते हैं अलग हुए हैं। और भारत का विभाजन हुआ, एक उस तरफ और एक इस तरफ, दो विभाजन हो गए। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश काल से ये भारत के अंदर रह रहे हैं रोहिंग्या। और अब अगर रोहिंग्या लोगों को भारत सरकार अगर नागरिकता दे देती है तो क्या होगा, भारत सरकार अगर इनको नागरिकता दे देती है तो ये चीज कहीं ना कहीं म्यांमार को हर्ट कर सकती है, या म्यांमार की जो संप्रभुता है, उसकी अखंडता है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और भारत सरकार और म्यांमार सरकार, शेख हसीना के बीच बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं और अभी भी है। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के जो मतलब म्यांमार की सरकार के साथ भारत सरकार किसी भी तरह के टकराव या हस्तक्षेप करने या उनके साथ किसी भी तरह का मनमुटाव करने के मूड में नहीं है। तो यहाँ से तो कोई समस्या है नहीं कि यहाँ पे इनको नागरिकता दे दी, तो भी वहां से उनको कहने वाला कोई है नहीं कि भी आपने इनको नागरिकता दी, क्यों दी, हम इनको वापस भेजो, क्योंकि उधर से तो मार पीट के भगाया गया है।
लेकिन अब इनको क्या कहते हैं, इनको भी यहाँ से मार पीट के भगाया गया है, लेकिन ये अब यहाँ के नागरिक हैं, अब यहाँ पे देगी तो हो सकता है कि भी सरकार इनको समस्या क्रिएट करे, क्योंकि ये वैधानिक रूप से आए हुए हैं और इसके पीछे सरकार के अपने अलग तर्क भी हो सकते हैं। वो अभी वो तर्क आपके मतलब डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो हम उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते। हम तो जो सामने है, हमारे सामने लिखा हुआ है या जहां से हम कोई ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हैं, तो वहां की बात करते हैं। तीसरा इसमें क्या कहते हैं, बहुत बड़ा मामला है कि अगर ये टेम्परेरी रूप से अगर कोई जैसे भाग के आया है तो उसके अंदर क्या करेगा, क्या उसको वापस भेजा जाएगा या उसको भारत के अंदर ही रखा जाएगा। तो इसके मामले में भी यही है कि भाई अगर जैसे परमानेंट वहां पे वायोलेंस चलती रहती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर तो हम उसको परमानेंट नागरिकता देने के विषय में विचार करेंगे, और अगर वहां पे स्थितियां पुनः ठीक होती है तो उनका वापस वहां पे पुनर्वास करने का प्रयास करेंगे। तो ये आज का सीएए का कुछ मामला था, जो मेरी समझ में जितना आया। मैं ये चाहता था कि भी हमारे जो स्टूडेंट है या हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं तो उन तक ये बात पहुंचे। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ लाभ मिला होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी सुझाव देना हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए। आपको अच्छा लगा हो ये कंटेंट तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी आपका ये काम करने का मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।